नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश से पूर्व भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में। इससे पहले हम लोग मगध महाजनपद के बारे में देखें। मगध महाजनपद में 7 वंशों का शासक रहा है, जिसमें पहला जो थे हर्यक वंश थे, शिशुनाग वंश थे, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इन सब के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश से पूर्व यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के शासन के दौरान जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसने अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। हम लोग जानते थे कि मगध महाजनपद थे जो 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया था। और मगध जनपद जो है काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था भी, किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो काफ़ी कमज़ोर थे, जिसके कारण कुछ विदेशी आक्रमण को मौका मिल गया और भारत पे हमला किया। पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी शासक थे वह मुख्यतः ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण थे। तो दोस्तों, आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज आते रहेगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा तो ये सीरीज मुझे मजबूरन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो वीडियो बना के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कृपया आपका जो सब्सक्राइब होगा वह मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य होगा, तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ईरानी आक्रमण के बारे में देखेंगे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो थे ईरान के थे, वह हकमनी वंश के शासन थे। हकमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय था। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रहा है दोस्तों कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कौन था? हकमनी वंश था, हकमनी शासन से। और हकमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वह क्या असफल रहा। भारत पर दूसरी बार आक्रमण डेरियस प्रथम द्वारा किया गया था। डेरियस प्रथम का दूसरा नाम क्या था? दारा प्रथम भी था। दारा प्रथम, डेरियस प्रथम को दारा प्रथम भी बोलते थे। तो पहली बार जो हमला किया गया था, आक्रमण किया गया था, हकमनी वंश के द्वारा किया गया था, मगर वह असफल रहा। साइरस द्वितीय, हकमनी वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय थे, जो वह असफल रहा। लेकिन दूसरी बार भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? डेरियस प्रथम था, जिन्हें कुछ हद तक सफलता मिला। अब हम लोग डेरियस प्रथम ने के बारे में देखेंगे। डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गंधार तथा कम्बोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। गंधार और कम्बोज जो थे 16 महाजनपद में से था, जो वहाँ के शासक थे बहुत कमज़ोर थे, जिसके कारण उन्हें क्या है कि उन्हें वहाँ पे हमला करने का मौका मिल गया और उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया। दोस्तों, हम लोग भारत का मैप जो देखते हैं वह देखिए, आपका उत्तर में हिमालय है, हिमालय खड़ा है। इधर से शत्रु आने का मौका नहीं मिलता है और नीचे आपका तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इधर से भी शत्रुओं को आने का मौका नहीं मिला। और बीच में मगध साम्राज्य जो काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर के आया। बचा आपका पश्चिमोत्तर हिस्सा ये हो गया। यहाँ पे कुछ कमज़ोर शासक हुए, जिसके कारण से ईरान से दुश्मनों को आने का मौका मिल गया और यहाँ से ईरान से आपका आए थे और भारत पे आक्रमण किए थे। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसके बारे में। कम्बोज
गांधार और कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में डेरियस प्रथम ने मिला लिया था। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद, इन क्षेत्रों को जीतने के बाद इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया गया। इस क्षेत्र में जीतने के बाद उसे 300 टैलेंट सोना भेंट के रूप में मिला। उस समय का टैलेंट सोना का माप तोल का पैमाना था तथा इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत के सभी एशियाई प्रांत से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। उसमें ईरान को फारस बोला जाता था, तो जो पूरे भारत के सभी एशियाई प्रांत से जो राजस्व मिलता था उसका 1/3 हिस्सा था 330 टैलेंट सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वंश का अंतिम शासक डेरियस तृतीय था, जिसे सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया। डेरियस तृतीय को किसने पराजित किया? सिकंदर ने। और सिकंदर भारत पे इसी समय प्रवेश किया था। उससे पहले सिकंदर को जानने से पहले हम लोग ईरानी आक्रमण के कुछ प्रभाव को देख लेते हैं। भारत और ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा। इस युद्ध के बाद हम लोग देखते हैं, ईरानी आक्रमण के बाद देखते हैं कि भारत और ईरान के बीच जो है व्यापार संबंध स्थापित हो गया और दोनों राज्यों के दोनों देशों के बीच में क्या होने लगा? व्यापार को बढ़ावा मिल गया और व्यापार होने लगा। अब हम लोग यूनानी आक्रमण के बारे में देखेंगे। यूनानी आक्रमण में सबसे पहले हम आक्रमण करने वाले कौन थे? सिकंदर थे। सिकंदर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कुछ। यूनान के राजा किसके पुत्र थे? यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था। सिकंदर के बारे में परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सिकंदर किसका पुत्र था? यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर याद रखें ये सब चीज़ों को। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया में 365 ईसा पूर्व में हुआ था और पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में वह गद्दी पे बैठा। सिकंदर राजगद्दी पे बैठा। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरसतु था। इसकी पत्नी का नाम रेक्सोना था। रेक्सोना एक साबुन है, इससे भी याद रख सकते हैं यहाँ का। सिकंदर रेक्सोना साबुन लगाता था। सिकंदर कौन साबुन लगाता था? रेक्सोना साबुन लगाता था। यानी उनकी पत्नी का नाम रेक्सोना था। उनके घोड़े का नाम क्या था? बुसेफेल्स था। तो इस तरह से हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिकंदर यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था। उसका मूल नाम अलेक्जेंडर था। उनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था और 20 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा। उनके गुरुजी का नाम अरसतु था। उनकी पत्नी का नाम रक्सोना था और घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। चलिए अब हम लोग सिकंदर के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सिकंदर ने जब भारत के पश्चिमी उत्तर से आक्रमण करना शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। वह डरपोक राजा था। आम्भिक क्या था? बहुत ही डरपोक था। वह युद्ध नहीं लड़ा, बिना लड़े सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद सिकंदर ने पंजाब प्रांत पे आक्रमण करने का तैयारी शुरू किया। तो झेलम तथा चेनाब नदी के बीच के मध्यवर्ती क्षेत्र है पंजाब, वहां पे किसका शासन था? पोरस का था। इस युद्ध को झेलम, जिसे उस समय वितिस्ता भी बोला जाता था, यूनानी लोग इसे क्या बोलते थे? हाइडेस्पिस का युद्ध भी बोलते थे। तो सिकंदर और पोरस के बीच भयानक युद्ध हुआ। पोरस ने हार नहीं माना और उनके साथ युद्ध किया, लेकिन पोरस भी टिक नहीं सका, समर्पण नहीं किया, लेकिन सिकंदर से लड़ा लेकिन टिक नहीं पाया। तो राजा पोरस जो है सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसके कड़ा प्रतिरोध करता है। सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ। उसका राज्य उसके बहादुरी से इतना
खुश हुआ कि उनके राज्य को वापस कर दिया। जो उसको बंदी बना के लाया गया तो उनसे पूछा गया कि बताइए आपके साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने यही जवाब दिया कि एक राजा का जो कर्तव्य होता है आप वही कीजिए। तो सिकंदर ने उन्हें अपना राज्य क्या किया, वापस कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उनकी सेना नदी पार नहीं की। अंततः सिकंदर लौट गया। इसके पीछे कारण है, उस समय मगध साम्राज्य में चाणक्य का प्रभाव जो है बहुत बढ़ गया था। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि मगध साम्राज्य के नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद थे, उसके दरबार में चाणक्य आए थे और उन्होंने बताया था कि सिकंदर ने भारत पे हमला कर दिया है, मुझे मदद चाहिए आपका। लेकिन घनानंद ने उनकी एक नहीं सुना और उन्हें बेइज्जत करके चोटी खुलवा के बाहर निकाल दिया था। लास्ट में चाणक्य ने क्या किया कि अपना चंद्रगुप्त मौर्य को एक योद्धा के रूप में तैयार किया और घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया। तो हम लोग यहाँ चाणक्य का इसमें सिकंदर को भारत से भेजने में चाणक्य का बहुत ही अहम रोल है। उसने क्या किया कि उनके सेना में भ्रम फैलवा दिया कि मगध जो है एक बहुत शक्तिशाली देश है, वहाँ पे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, देवियों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो और उनके सेना में एक डर पैदा हो गया कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा उनकी मृत्यु हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली में चाणक्य जो है रसायन विज्ञान में भी निपुण था। तो चाणक्य ने सैनिकों के खाना में एक धीमा जहर मिलवा दिया था, जिसके कारण धीरे धीरे सेना का मृत्यु होने लगा। कोई एक दिन के बाद मर रहा था, कोई 2 दिन के बाद मर रहा था, कोई 4 दिन के बाद मर रहा था। इस तरह से कुछ सेना मरने लगा। तो उन सेनाओं के मन में एक डर बैठ गया कि नहीं, व्यास नदी पार करेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक देवीय शक्ति है मगध पे। तो उन लोगों ने उन सेनाओं के मन में जो ये डर बैठ गया, इसके कारण क्या किया, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अतः सिकंदर क्या हुआ, वापस लौट गया। उन्होंने अपने सेना को बहुत समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सेना लोग को नहीं माना पाया और वह वहाँ से व्यास नदी को पार नहीं किए और वापस लौट गया। वापस लौटते क्रम में सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हो जाता है। कहाँ जाता है, बेबीलोन में हो जाता है। अब हम लोग सिकंदर के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर के बारे में, सिकंदर के सेनापति जो थल सेनापति थे कौन थे, सेल्यूकस निकोटर थे, और उनके जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर भारत पे कितने दिन तक रहा, 19 महीने तक रहा। 326 से 325 ईस्वी पर लगभग 19 महीने तक रहा था। वापस लौटते समय 325 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु हो गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। सिकंदर के थल सेनापति सेल्यूकस निकोटर थे और जल सेनापति निर्याकस थे। सेल्यूकस निकोटर के बारे में हम लोग भी पहले भी थोड़ा सा पहले के वीडियो में देखे मौर्य साम्राज्य में कि कैसे अपना पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाए थे। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ सिकंदर का कहानी खत्म हो जाता है। अब हम लोग इसका प्रभाव क्या हुआ इसके बारे में देखेंगे। नहीं, पहले देख लेते हैं कि सिकंदर की सफलता के जो कारण थे वो किस कारण से सिकंदर को इतना सफलता मिला। भारत में किसी एक सत्ता का केंद्रीकृत न होना, यहाँ बहुत से महाजनपद में विभक्त था, कोई एक शक्तिशाली शासक नहीं था। शासक था, मगध जनपद तो शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के आया था, लेकिन बाकी जो जनपद थे उतना शक्तिशाली नहीं हुए थे, जिसके कारण सिकंदर को मौका मिल गया और भारत पे हमला किए। और यहाँ के और कुछ यहाँ के राजा जो थे जैसे आम्बिक, उन्हें क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। इस कारण से सिकंदर को और काफ़ी सहायता पहुंचा। सिकंदर की सेना शक्तिशाली सेना थी और तेज तर्रार घोड़ा था। सिकंदर की सेना जो है घोड़ों के लिए जाना जाता था, बहुत ही तेज तर्रार घोड़े उनके सेना में थे।
और आम्भिक जैसे देशद्रोही भी था हमारे देश में, जिसके कारण सिकंदर को सफलता प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण करने से भारत पे क्या असर पड़ा, भारत के उसका क्या प्रभाव हुआ। सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क स्थापना हुआ। सिकंदर जब जैसे युद्ध हुआ तो भारत और यूनान के बीच में क्या होने लगा, व्यापार शुरू होने लगा, व्यापार होने लगा, संपर्क स्थापित होने लगा। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे छोटे बहुत से भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे, उन्हें पहली बार एकता का लक्षण दिखा। ये दोनों सब लोग एकजुट होना शुरू कर दिया था कि नहीं, अब विदेशी आक्रमण शुरू हो गया, एकजुट होकर नहीं रहोगे तो कुचल दिए जाओगे। परिणाम स्वरूप भारत में एकीकरण की जो है प्रक्रिया को बल मिला और प्राचीन यूरोप को भारत से संपर्क होने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत में गांधार शैली का विकास भी इस यूनानी आक्रमण को ही माना जाता है। तो यानी कि यूनानी कला का परिणाम था, यानी गांधार शैली का जो विकास हुआ यूनानी आक्रमण का ही प्रभाव था। यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखा। यूनानी से जो मुद्रा, पहले तो मुद्रा जो चलती थी उसका निर्माण करने के लिए कोई नहीं जानता था, तो यूनानियों से सीखा ये चीज़ हमने। चलिए, यहाँ आपका सिकंदर के बारे में थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग परीक्षाओं में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस वंश द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किस वंश के द्वारा किया गया था? हम लोग पढ़े हकमनी वंश के द्वारा किया गया था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? अरस्तु था। सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा? सिकंदर हम लोग पढ़े सिकंदर 19 माह तक भारत में रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो हम लोगों ने देखा कि सिकंदर महान के समकालीन कौन था? घनानंद था। घनानंद के दरबार पे चंद्रगुप्त मौर्य आया था कि सिकंदर ने हमला कर दिया है, मुझे मदद चाहिए। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आया था, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य आए थे कि हम हमला कर दिया है, मदद चाहिए, लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया था और उनको बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया था। अंत में चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य जैसे योद्धा को तैयार किया और घनानंद को परास्त किया। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सिकंदर का मृत्यु मित्रों कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुआ था, जो ईरान में है। सिकंदर की सेना ने भारत के किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी को पार करने से मना किया था, क्योंकि उस सेना में डर बैठ गया था। ये डर किसके कारण हुआ था? चाणक्य का कारण हुआ था। चाणक्य ने ही सेनाओं में डर का बीज बोया था, जिसके कारण सिकंदर के सेना जो है व्यास नदी को पार करने से मना कर देता है। तक्षशिला के शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की। कौन थे तक्षशिला के शासक जो सिकंदर की अधीनता स्वीकार किए थे? आम्भिक थे। कौन थे? आम्भिक थे। हाइडेस्पिस का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो हाइडेस्पिस का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था? किस नदी के बीच हुआ था दोस्तों सिकंदर और पोरस का युद्ध? और झेलम नदी के बीच में हुआ था। किस नदी के बीच में हुआ था? झेलम नदी के बीच में हुआ था। देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा कि सिकंदर के और पोरस, सिकंदर और जो पोरस के जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के बीच हुआ था, लेकिन सिकंदर के सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। बस मित्रों, आज का सेशन यही समाप्त हुआ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।